Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 19th of July, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. So basically, we are covering current affairs in holistic way which will help you in prelims as well as mains. If you are interested and want to join this program, for that you have to join the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. अगर आप यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तभी आप यहाँ पर करंट अफेयर्स वाला ग्रुप ज्वाइन करना, अदरवाइज आप मेन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अपने सारे डाउट्स जो भी आपके जनरल डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर मेन ग्रुप पर ही पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना है देन देयर इज़ नो नीड टू ज्वाइन दैट करंट अफेयर्स ग्रुप। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर एज सच सिर्फ दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वही हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तो यही न्यूज़ है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल फॉर मोर इफेक्टिव एमएसपी इनवाइट्स 3 नेम्स फ्रॉम एसकेएम। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक कमेटी बना रही है टू प्रमोट ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है टू मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी डू नॉट हाउएवर मेंशन एनी लीगल गारंटी ऑन एमएसपी। तो जब यहाँ पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था तो फार्मर्स की ये डिमांड थी कि एमएसपी को लीगल बनाया जाए, लेकिन अभी तक ये पता चला है कि जो इस कमेटी के टीओआर हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एमएसपी के लिए लीगल गारंटी दी जाए। तो मेंशन एनी लीगल गारंटी ऑन एमएसपी। A committee will be constituted to promote zero budget based farming to change crop pattern keeping in mind the changing needs of the country। और कैसे एमएसपी को ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना है, और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एमएसपी को लीगल बनाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। एज इट प्रोसिक्यूटेड देवास एक्स इसरो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट सॉर्ट सेटलमेंट। अब बेसिकली 2005 में एक डील हुई थी देवास के बीच में और इसरो की जो कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष के बीच में, लेकिन वो डील जो थी वो कैंसिल हो गई थी। साइंड अंडर द यूपीए गवर्नमेंट एंड एनल्ड इन वेक ऑफ 2G स्कैम, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्कैम्स हुए थे 2G स्कैम्स। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ये जो देवास के साथ डील है उसके साथ कुछ फेवरेटिज्म हुआ है। इसके चलते गवर्नमेंट यहाँ पर और ज़्यादा लेंस के अंडर नहीं आना चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने इस डील को कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो देवास है वो चला गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में और बेसिकली यहाँ पर केस उसने डाल दिया अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर सेटल करना चाह रही है इस केस को। तो एनएसए अजित डोवाल एंड फॉर्मर इसरो चेयरमैन एएस किरण कुमार हेल्ड नेगोशिएशंस विद देवास ऑफिशियल्स इन पेरिस फॉर सेटलिंग ऑल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इंडियाज कैंसलेशन ऑफ द 2005 सैटेलाइट डील, जो कि देवास और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन के बीच में हुई थी। अंतरिक्ष इसरो की कमर्शियल आर्म है। तो ये सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही क्योंकि ये चले गए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो लुलु मॉल की कंट्रोवर्सी है ये आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनी होगी। तो एज सच इस कंट्रोवर्सी से क्या हो रहा है, जो इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर्ट हो रहा है। अब इसके बाद क्या और कंपनीज आएंगी बिजनेस करने, अगर उनको ये पता होगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लुलु मॉल है जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड लुलु ग्रुप का पार्ट है। लुलु मॉल लखनऊ में बनवाया गया था, सबसे बड़ा मॉल बनाया गया है। जो ये लुलु ग्रुप है इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो $8 बिलियन है। तो इतनी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया में इस मॉल में नमाज ऑफरिंग्स हुई, उसके बाद यहाँ पर लोग चले गए कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। फिर ऐसे कुछ यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि इसमें इतने ज़्यादा मुस्लिम्स को रखा गया है जॉब्स पर। तो बेसिकली ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होने से जो इंडिया की इमेज है एज बिजनेस फ्रेंडली नेशन वो यहाँ पर हर्ट होती है। अब हम आगे चलते हैं। कोविड इफेक्ट स्टेट्स सी बिग जंप इन स्टूडेंट्स स्किपिंग क्लास 10 12th बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर। तो काफ़ी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन वो क्लास 10th और 12th के एग्जाम देने नहीं आए। इसका रीज़न कोविड हो सकता है क्योंकि उन्होंने 2 साल क्लासेस नहीं अटेंड की, तो बेसिकली उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। तो स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासरूम लेक्चर्स एंड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस टू अपीयर फॉर द फाइनल एग्जाम्स। तो बेसिकली पैंडमिक से पहले वो क्लास 8th में थे, अब पैंडमिक के बाद वो क्लास 10th में आ गए और उनको एग्ज़ाम देना है, तो वो डर गए होंगे, उनको लगा होगा कि वो एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं।
इंडिया चाइना टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन द ग्राउंड, तो बेसिकली 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स चल रहे हैं और ये करना है कि इंडिया और चाइना को स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करनी है, जो LAC के अराउंड यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी और पीस मेंटेन होना चाहिए। तो यही इंडिया का स्टैंड है, स्टार्टिंग से हमारा यही स्टैंड था। G20 मीटिंग्स जो होंगी, तो बेसिकली G20 2023 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो काफ़ी मीटिंग्स होती हैं G20 में। तो इंडिया चाहता है कि बेसिकली मीटिंग्स हम वहाँ कराएं जहाँ पर टूरिस्ट हब है, तो एज सच जो इंडिया की इमेज है एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो भी इंप्रूव होगी। तो एज पार्ट ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी इंडिया विल सेट द एजेंडा फॉर द ईयर, आइडेंटिफाई द थीम्स एंड फोकस एरियाज। और G20 की 2023 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, लगभग 140 मीटिंग्स हम होस्ट करेंगे। तो जैसे पहले बात की गई थी कि एक मीटिंग लद्दाख में होगी, एक कश्मीर में होगी, वैसे ही वाराणसी में भी मीटिंग्स कराई जाएंगी। तो ये सब सोचा जा रहा है कि कैसे हम टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं G20 के माध्यम से। अब हम आगे चलते हैं। बंगाल गवर्नर बन गए हैं नए। मणिपुर गवर्नर ला गणेशन ऑन मंडे इवनिंग टुक ओथ एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ हैं, जो कि इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, वो यहाँ पर NDA के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। अब हम आगे चलते हैं। रीडिंग द पॉपुलेशन, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, जिससे ये पता चला था कि 2023 में इंडिया जो है सरपास कर देगा चाइना को और इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। अब ऑथर ने सबसे पहले ये बताया कि हमारा फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है, हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है। लेकिन उसके बाद भी देखें तो नदर्न स्टेट्स कुछ ऐसे हैं जिनका फर्टिलिटी रेट अभी भी रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है। एक्सेप्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर एंड मेघालय, ऑल स्टेट्स नाउ रिकॉर्ड रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 और बिलो दैट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंटली हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट कर जाएगी। तो बेसिकली हमारी पॉपुलेशन अभी कुछ टाइम तक ग्रो होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं। द टोटल पॉपुलेशन हाउएवर विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज ऑफ अ लार्जर शेयर ऑफ पीपल जो कि अभी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एंटर कर रहे हैं या तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं। तो एज सच अभी कुछ टाइम तक तो हमें अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज होते हुए ही दिखेगी। और दूसरी बात ये है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसे डिवाइडेड है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, हमारी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है। तो एज सच हम देखें तो यूथ ब्रैकेट में हमारी पॉपुलेशन काफ़ी है। तो हमारी पॉपुलेशन जो इंडिपेंडेंट है वो ज़्यादा होगी एज सच डिपेंडेंट, लेकिन हमारी जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनको सबको जॉब तो नहीं मिल रही है, तो वो भी एज सच डिपेंडेंट पॉपुलेशन में ही कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि हमारी जो यूथ की पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 55% लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब है और 45% ऐसे हैं जिनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो वाइल द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडीड अ मैटर ऑफ कंसर्न, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बाई एज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो अंडरलाइंग द क्लेम दैट लोअर डिपेंडेंसी इंप्लाइज इकोनॉमिक एडवांटेज टू अ नेशन, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है, आपकी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एज सच जो इंटरजनरेशनल इनकम ट्रांसफर्स होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन इंडिया के केस में हमें वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी यूथ के पास जॉब ही नहीं है। तो इन व्यू ऑफ दिस द डिपेंडेंसी रेशियो बेस्ड ऑन एज स्ट्रक्चर अलोन कैन बी मिसलीडिंग व्हेन अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो आपकी इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है या तो उनके पास कोई सबसिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कॉम्प्लेसेंसी अराइजिंग फ्रॉम लो एज बेस्ड डिपेंडेंसी वुड हाइड द फैक्ट दैट अ मच लार्जर नंबर इज डिपेंडेंट ऑन अ स्मॉलर इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। दिस विल रिमेन सो अंटिल इट इज पॉसिबल टू फाइंड डिसेंट वर्क फॉर द वर्किंग एज पॉपुलेशन। और बेसिकली जो एज ग्रुप 15 to 64 है, वी हैव जस्ट 55% जो कि किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो एज सच आप देखो तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में भी हमारे पास जो 45% पॉपुलेशन है वो यहाँ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। फिर हम आगे चलते हैं अनसेएबल इन द हाउस। तो बेसिकली यहाँ पर पार्लियामेंट्री वर्ड्स में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में लिस्ट को अपडेट किया गया है और बहुत सारे वर्ड्स को इंक्लूड कर दिया गया है कि ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं और इनको पार्लियामेंट में यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर एक ऑथर ने क्वेश्चन किया है कि एक लोकसभा के MP थे जिनका नाम है हेमंत तुकाराम गोडसे। अब ये जो गोडसे वर्ड है ये अनपार्लियामेंट्री है। तो व्हेन द वोटर्स ऑफ द नासिक फर्स्ट सेंट हिम टू पार्लियामेंट इन 2014 ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ पिकुलियर पोजीशन, क्योंकि उनका सरनेम ही यहाँ पर अनपार्लियामेंट्री है। तो पार्लियामेंट्री रूल्स स्पेसिफाई दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कैन डिलीट वर्ड्स फ्रॉम द डेज प्रोसीडिंग्स। अगर यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये वर्ड डिफेमेटरी है, अनपार्लियामेंट्री है या अनडिग्निफाइड है, फिर इन सारे वर्ड्स की लिस्ट बना दी गई कि ये जो वर्ड्स हैं ये अनपार्लियामेंट्री है और इनको यूज़ नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी ये देखा जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है उस शब्द को बोलने का। MPs के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, हाउस का डिकोरम मेंटेन करना होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव द फाइनल अथॉरिटी कि क्या रिकॉर्ड होगा और क्या रिकॉर्ड नहीं होगा। MPs कैन ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन टू एनी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स एंड अर्ज द चेयर टू डिलीट देम।
इसके अलावा कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड है तो एज सच बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा। तो स्पीकर स्ट्रक इट फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड held whether a word should be regarded as unparliamentary depends on the context in which it is used। तो कॉन्टेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि वर्ड को कैसे यूज़ किया जा रहा है, कौन से सर्कमस्टांसेस में यूज़ किया जा रहा है। The current controversy surrounding the addition of unparliamentary words in a Lok Sabha publication raises 3 questions। पहला, क्या ज़्यादा हम अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट को अपडेट कर देंगे, क्या उसकी वजह से डेकोरम मेंटेन हो जाएगा। दूसरी बात, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की वजह से जो डिस्कशन है वो प्रमोट हो रहा है या स्टिफल हो रहा है। तीसरी बात, जो एमपीज को इलेक्ट करके भेजा जाता है, क्या हम उनके ऊपर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो कौन से वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। एंड थर्ड, डू वी ट्रस्ट आवर एमपीज टू हैव अ डिग्निफाइड डिबेट इन पार्लियामेंट। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखें तो जब तक यहाँ पर स्पीकर कट करेंगे कि ये जो वर्ड्स इनको नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे पहले ऑनलाइन सोर्सेज में आपको पूरी की पूरी डिबेट वैसे ही मिल जाएगी जहाँ पर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव इंश्योर्ड दैट पार्लियामेंट कैन नो लॉन्गर कंट्रोल हाउ इट्स प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्ड एंड डिससेमिनेटेड। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है, तो एज अ रिजल्ट इवन इफ पार्लियामेंट एडिट्स इट्स रिकॉर्ड, जो अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। दिल्ली टू न्यू मिडिल ईस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। फॉर इन इंडिया दैट इज रीकास्टिंग इट्स एंगेजमेंट विद द मिडिल ईस्ट, तो अभी I2U2 सबमिट हुई थी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन उसके बाद इजराइल गए, फिर वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया गए। फर्स्ट, कंट्रेरी टू द पॉपुलर परसेप्शन, अब परसेप्शन ये था कि जो यूएस है वो मिडिल ईस्ट को अबेंडन कर देगा, क्योंकि अफगानिस्तान में एक क्योस हो गया, उससे पहले यूएस बहुत सारी वॉर्स लड़ चुका है मिडिल ईस्ट में, तो ऐसा लगता था कि यूएस मिडिल ईस्ट को अबेंडन कर देगा। लेकिन यूएस ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि वो मिडिल ईस्ट को अबेंडन नहीं करने वाला। वो मिडिल ईस्ट, वो ये नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट यहाँ पर रशिया के कैंप में चला जाए या चाइना के कैंप में चला जाए। तो यूएस दैट टाइम हैज कम फॉर अमेरिका retrenchment from the messy politics of the region, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थैंक्स टू द ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन इन द यूएस इन द रीसेंट ईयर्स, और कुछ समय से जो यूएस में हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं, तो ऐसा लगा कि यूएस को मिडिल ईस्ट की ज़रूरत ही नहीं है और यूएस मिडिल ईस्ट को अबेंडन कर देगा। द प्रेसिपिटस American withdrawal from the Afghanistan last year intensified these concerns and the region looked for alternative means to secure itself। लेकिन जैसे इंडो पैसिफिक यूरोप, वैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि मिडिल ईस्ट अभी भी, हम मिडिल ईस्ट में अपनी रीजनल प्राइमेसी को मेंटेन करेंगे। US is not leaving the Middle East and that America will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia और ईरान। तो यहाँ पर यूएस का यही कहना है कि हम मिडिल ईस्ट में वैक्यूम बिल्कुल क्रिएट नहीं करेंगे और बेसिकली हम नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट यहाँ पर चाइना, रशिया या ईरान के कैंप में चला जाए। सेकेंड, वाइल द यूएस विल स्टे पुट इन द मिडिल ईस्ट, इट इज़ सर्टेनली चेंजिंग द मैनर इन विच इट एक्ट्स। US saw itself as the sole provider of the regional security and was ready to send troops। तो आपने देखा हुआ कि US पहले फ्रीक्वेंटली अपने ट्रूप्स भेजता था मिडिल ईस्ट में, लेकिन अब यूएस का ये कहना है कि यूएस ये चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो खुद केपेबल हो जाए अपनी सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पर यूएस एज सच डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेगा। तो ये इनका सबसे अच्छा डिसीजन है कि ये डायरेक्टली यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेंगे। वाइल द यूएस डज नॉट वांट टू बी ड्रॉन डायरेक्टली इनटू द रीजन्स वॉर, इट इज़ डिटरमाइंड टू हेल्प इट पार्टनर्स डेवलप कैपेबिलिटीज़। तो यूएस यही चाहेगा कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ खुद बिल्ड करें खुद की सिक्योरिटी के लिए। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द एफर्ट टू प्रोड्यूस ग्रेटर रिकन्सिलेशन। तो अरब्स और इसराइल के बीच में ग्रेटर रिकन्सिलेशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब्राहम अकॉर्ड्स कराए थे। फिर यहाँ पर दूसरा इशू क्या है, वो इशू है यहाँ पर जो बाइडन कहते रहते हैं ना, हमें डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी करना है। तो ऑथर का कहना है कि बाइडन को ऐसे डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि ऑटोक्रेटिक हैं, लेकिन उसके बाद भी बाइडन को उनके साथ बात करनी पड़ेगी अगर बाइडन को उनको अपने कैंप में रखना है। थर्ड, बाइडन हैड टू मॉडिफाई हिज स्वीपिंग रिटोरिक अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज। तो ये आपको एकदम डायरेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। टू सस्टेन द यूएस पोजीशन इन द रीजन, बाइडन हैड नो ऑप्शन बट टू सिट विद लीडर्स ऑफ मोनार्कीज एंड ऑटोक्रेसीज। अगर अमेरिका के लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर्स के साथ आपको अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, तो बेसिकली आपको ये डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब यहाँ पर जो बाइडन का प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था, तो उस समय जो बाइडन ने एक बात ये कही थी कि ये सऊदी अरेबिया को एक पेरिया स्टेट बना देंगे, बेसिकली आउटकास्ट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स वॉलेशन करता है। सऊदी अरेबिया ने एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को मरवा दिया था क्योंकि वो मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट लिखता था। तो इसके बाद यहाँ पर यूएस का ये कहना था कि जो सऊदी अरेबिया वो ह्यूमन राइट्स वॉलेशन करता है, तो यूएस जो है बेसिकली यहाँ पर आइसोलेट कर देगा सऊदी अरेबिया को। लेकिन उसके बाद बाइडन अभी सऊदी अरेबिया गए। सऊदी अरेबिया में जाकर वो ये चाहते थे
कि सऊदी अरेबिया से ये कहा जाए कि आप अपनी ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दो, आप हमारी सिक्योरिटी एक्सेस में रहो, आप यहाँ पर रशिया के कैंप में मत जाओ, आप यहाँ पर चाइना के कैंप में मत जाओ। तो फोर्थ, इवन मोर कॉन्सिक्वेंशली Biden's visit to Saudi Arabia demonstrated that interests generally tend to triumph over values। तो जो यहाँ पर यूएस अपनी वैल्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो कंट्रीज़ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन करते हैं हम उनके साथ कोई यहाँ पर रिलेशंस नहीं रखेंगे, लेकिन अभी इंटरेस्ट की बात है तो यहाँ पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया गए। ड्यूरिंग हिज कैंपेन फॉर द प्रेसिडेंसी बाइडन वाउ टू आइसोलेट द सऊदी स्टेट फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी। बाइडन वॉज रिस्पॉन्डिंग टू द आउटरीच इन द यूएस अगेंस्ट द किलिंग ऑफ जमाल खशोगी, जिनको कि सऊदी एजेंट्स ने मार दिया था 2018 में। With domestic media and political opponents focusing on his past rhetoric, Biden put his head down to do what was right for the US, क्योंकि अभी ज़रूरत है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनको कम किया जाए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, तो ऐसे में सप्लाई कम हो गई है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा चले गए हैं। अब हम देखें तो मिडिल ईस्ट में क्या चेंज आया, तो मिडिल ईस्ट में ये चेंज आया कि मिडिल ईस्ट पहले अपने आप को ज़्यादा रिलेट करता था एथनिसिटी और रिलीजन से, लेकिन अब मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा ऊपर रखने लग गए हैं और एथनिसिटी और रिलीजन जो है वो थोड़ा पैरामीटर्स में नीचे आ चुका है। तो इन द पास्ट द रीजन सीम्ड इम्यून टू नेशनलिज्म एज इट फोकस्ड ऑन ट्रांसेंडेंटल नोशंस ऑफ पैन अरेबिज्म एंड पैन इस्लामिज्म, लेकिन ये चेंज देखने को मिला है हमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में। तो देर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस दैट द ओल्ड एलिजेंस इज बीइंग डिस्कार्डेड, जैसे कि अरब लीग नॉट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ मेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर फाउंडर्स, और जो अरब सॉलिडारिटी थी पैलेस्टीन इशू को लेकर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो अरब कंट्रीज़ है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इसराइल के साथ अपनी कोलैबोरेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पहला इनका व्यू पॉइंट था कि हमें यहाँ पर पैन अरेबिज्म करना है, पैन इस्लामिज्म करना है, इससे ये दूर जा रहे हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़। तो ऑल्दो द आइडिया ऑफ अरब सॉलिडारिटी ऑन द पैलेस्टीन इशू endures, many Arab leaders are not willing to let that come in the way of normalization of relations with Israel. A critical section of the Arabs long seen as irreconcilably opposed to Israel are now joining hands with the Jewish state, और बेसिकली वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ईरान से जो थ्रेट्स आ रहे हों उसको काउंटर करना है। द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक इन 2003 टू आउट सद्दाम हुसैन, तो यूएस ने इराक में इन्वेट किया था और उसके बाद सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाने के लिए किया था इन्वेट। उसके बाद जो एम्पावरमेंट हुआ था शिया मेजॉरिटी का, अरब्स ने उस समय यूएस के इन्वेजन को बैक किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ईरान का राइज होने लग गया और इराक which is both Shia and Arab has found that it can play the role of an independent bridge between Saudi Arabia and Iran. Many Gulf kingdoms including Saudi Arabia and the UAE are now consciously promoting a national identity. तो आप ये बात समझ रहे हो कि मिडिल ईस्ट अब अपने आप को रिलीजन से ज़्यादा आइडेंटिफाई ना करके अपने नेशनल इंटरेस्ट से खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जो इंडिया है, पहले इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशंस रखता था, लेकिन वो रिलेशनशिप उस लेंस के बेसिस पर होता था कि रिलीजन क्या है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि एज सच मिडिल ईस्ट ही अगर अपने रिलीजन को इतनी प्रेफरेंस ना देकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दे रहा है, तो हमें भी वही करने की ज़रूरत है। तो वही इस आर्टिकल का यहाँ पर कंक्लूजन है। तो दिल्ली हुज मिडिल ईस्ट पॉलिसी टुडे इज इम्ब्यूड विद ग्रेटर रियलिज्म कैन होपफुली डिस्कार्ड द इनहेरिटेड आइडियोलॉजिकल इनर्शिया, अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ सीइंग द मिडिल ईस्ट थ्रू अ रिलीजियस लेंस। तो इंडिया को भी मिडिल ईस्ट को रिलीजियस लेंस से बिल्कुल नहीं देखना है और बेसिकली जो भी पॉसिबिलिटीज़ उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है मिडिल ईस्ट में। तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन इजराइल अलाइंड विद नॉन अरब मुस्लिम स्टेट्स जैसे कि ईरान और टर्की, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इजराइल के रिलेशंस जो यहाँ पर अरब स्टेट्स के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, इजराइल को अरब स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये हमें समझ आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अ रेफ्यूज इन मिजोरम। तो आपको पता होगा म्यांमार में कू हो गया था। अब म्यांमार में जब कू हो गया था, जो चिन रेफ्यूजीज़ थे वो मिजोरम में आने लग गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर एक एडवाइजरी आती है फ्रॉम द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री कि यहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको मिज़ोरम में ना आने दिया जाए। अब सेंटर ने ऐसी क्यों एडवाइजरी जारी की, क्योंकि सेंटर बेसिकली यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देख रहा था, लेकिन जो मिज़ोरम के लोग हैं जो वहाँ पर मीज़ोज़ रहते हैं उनकी यहाँ पर टाइज़ हैं विद चिन रेफ्यूजीज़। जो चिन लोग रहते हैं म्यांमार में उनके साथ टाइज़ है, तो उनका तो ये कहना था कि हम इनको एक्सेप्ट करेंगे और ह्यूमैनिटी के पर्पस से ये ज़रूरी है कि हम इनको एक्सेप्ट करें। तो ये हम आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एवर सिंस द मिलिट्री सीज्ड पावर इन म्यांमार बाई टॉपलिंग द ऑंग सान सू की लेट पॉपुलर सिविलियन गवर्नमेंट, द तत्मादाओ, तो बेसिकली वर्ड होता है मिलिट्री की आर्म्ड फोर्सेस को रेफर करने के लिए। तो तत्मादाओ हैज़ गॉन ऑन अ रैम्पेज, और ये बहुत सारे एथनिक नेटिव्स को मार रहे हैं और लगभग इन्होंने 50,000 एथनिक चिन एंड अदर्स टू सीक रेफ्यूज आउटसाइड, और इसीलिए जो चिन रेफ्यूजीज थे वो इंडिया में आने लग गए थे। आगे चलते हम। वन ऑफ द स्पिन ऑफ्स ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल इन म्यांमार हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड schism between Indian government and the Mizoram state government. The state has been in the eye of a storm that has gathered over its decision. तो यहाँ पर मिज़ोरम ने ये कहा कि हम चिन रेफ्यूजीज़ को आने देंगे। जो चिन रेफ्यूजीज़
करंटली इन मिजोरम वो एज सच रेफ्यूजीज नहीं हैं हु हैव सिंपली रन अवे टू सेव देयर लाइव्स। तो बेसिकली वो एक तरीके के रेबल्स हैं जो म्यांमार में मिलिट्री हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलिशियाज को ज्वाइन करते रहते हैं। तो म्यांमार की मिलिट्री के लिए वो उनके लिए रेबल्स की तरह काम करते हैं। वॉट इज़ नोटेबल अबाउट द सेंटर स्टेट स्किज्म इज द मिजोरम्स गवर्नमेंट डिफाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑर्डर निकाला था कि जो भी रेफ्यूजीज हैं उनको डिटेक्ट करो और उनको डिपोर्ट करो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने वार्म वेलकम किया जो चंद रेफ्यूजीज आ रहे थे म्यांमार से। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली इनकी टाइज़ हैं चिन रेफ्यूजीज़ जो हैं, इसके अलावा जो मीज़ो हैं उनके टाइज़ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इनको वापस नहीं भेजा और उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज़ किया और अपने पास ही रखा। तो अलॉन्ग द लार्जली अनफेंस्ड मिजोरम म्यांमार बॉर्डर एक फ्री मूवमेंट रिजीम शुरू हुई थी 2018 में, जिसमें जो इंडिया और म्यांमार के लोग हैं वो एक दूसरी साइड जा सकते हैं लगभग 16 किलोमीटर तक और 14 दिनों तक रह भी सकते हैं। तो फ्री मूवमेंट रिजीम अलाउज बोथ द मीजोज एंड चिन्स ऑन ईदर साइड टू गो अप टू 16 किलोमीटर ऑन द अदर साइड एंड स्टे अप टू 14 डेज। अगर हम देखें तो मीजोज और चिन्स कैसे कनेक्टेड हैं, तो बेसिकली ये जो है ये सेम ट्राइब से आते हैं, लार्जर जो ट्राइब से। दे शेयर अ स्ट्रॉन्ग एथनिक बॉन्ड प्रीडेटिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस एज दे कम फ्रॉम द सेम लार्जर जो ट्राइब। तो बेसिकली इनकी सेम ट्राइब है। मीजोज आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस एज आर द चिन पीपल। तो ये क्रिश्चियंस भी हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी एथनिक टाइज है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिजोरम गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो इनको मना नहीं करेंगे और बेसिकली वो इनको अपने स्टेट में आने देंगे। देर इज़ ऑल्सो अ फेयरली लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल एम्पैथी एंड सॉलिडारिटी बिटवीन द मीजोज एंड द चिन्स। 1960 से 1980s में जब यहाँ पर मीज़ो नेशनल फ्रंट का ये कहना था कि हमें इंडिया से अलग होना है, तब इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया था चिन पीपल ने। सिमिलरली व्हेन द चिन्स वर सब्जेक्टेड टू ब्रूटल रिप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ द जनता रिजीम ड्यूरिंग द 1988, उस समय यहाँ पर चिन को सपोर्ट प्रोवाइड किया था मीज़ो लोगों ने। तो गिवन ऑल दिस इट अपीयर्स दैट द सेंटर हैज़ प्रोबेबली गेज द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू। इसीलिए यहाँ पर फिर सेंटर ने मिजोरम गवर्नमेंट को ऐसा कुछ कहा नहीं, जो भी मिजोरम गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टांस है सेंटर ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 टर्म्स ग्लॉसरी फॉर द ट्रबल्ड ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे, यील्ड इन्वर्जन, सॉफ्ट लैंडिंग, रिवर्स करेंसी वॉर। सबसे पहले हम यील्ड इन्वर्जन डिस्कस करते हैं। बॉन्ड्स आर एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट्स रेज मनी फ्रॉम पीपल। तो बॉन्ड्स आपको पता है क्या होते हैं, मनी रेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब यील्ड कर्व क्या होता है, तो बेसिकली बॉन्ड से कितनी यील्ड आ रही है वही यील्ड कर्व होता है। एज सच लॉन्ग टर्म में ज़्यादा यील्ड होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में कम यील्ड होनी चाहिए। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही होगा ना कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड है तो उसकी ज़्यादा यील्ड होगी एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की ज़्यादा यील्ड होने लग जाए कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, तो हम इसको बोलते हैं कि यील्ड इन्वर्जन हो गया। और अगर यील्ड इन्वर्जन होता है तो उसका मतलब ये है कि रिसेशन आने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एज सच लॉन्ग टर्म की बॉन्ड की यील्ड ज़्यादा होती है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म्स। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बॉन्ड की यील्ड ज़्यादा होने लगी कंपेयर टू लॉन्ग टर्म, तो इसका मतलब रिसेशन आने वाला है। So the yield curve is the graphical representation of yields from bonds. The chart alongside provides a sense of different types of yield curve under normal circumstances. तो अगर इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी, तो नॉर्मल बात है अगर आप ज़्यादा टाइम तक अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा यील्ड मिलनी चाहिए। तो दैट इज टू से एज वन लेंड्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और एज वन बाइज बॉन्ड्स ऑफ लॉन्गर टेन्योर वन गेट्स हायर यील्ड्स। तो दिस मेक सेंस कि अगर आप अपनी मनी को ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न भी आपके लिए ज़्यादा होना चाहिए। However, there are times when the bond yield curves become inverted. इसका मतलब ये है कि आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में ज़्यादा यील्ड मिलेगी कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। फॉर इंस्टेंस बॉन्ड्स विद अ टेन्योर ऑफ 2 years एंड अप पेइंग आउट हायर यील्ड्स देन दोज विद लॉन्गर टर्म। या तो 10 साल के टेन्योर की बॉन्ड में आपको कम यील्ड मिलेगी कंपेयर कि अगर 2 साल का यहाँ पर बॉन्ड का टेन्योर है। तो इससे ये क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जो फ्यूचर ग्रोथ है वो यहाँ पर वीक होने वाली है, इसीलिए वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये समझ आता है कि रिसेशन आने वाला है। तो अगर बॉन्ड यील्ड इन्वर्स हो जाती है इसका मतलब ये है कि रिसेशन आने वाला है। तो ओवर द ईयर्स इन्वर्जन ऑफ द बॉन्ड यील्ड कर्व हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर ऑफ रिसेशन। तो पहला टर्म ये है। दूसरा टर्म है सॉफ्ट लैंडिंग। अब सॉफ्ट लैंडिंग हम डिस्कस करेंगे। तो मॉनेटरी टाइटनिंग की जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो यूएस की जो फेडरल रिजर्व है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही है। अब इंटरेस्ट रेट को इस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए कि रिसेशन ना आए, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते वक्त अगर रिसेशन आ गया तो इसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। तो व्हेन अ सेंट्रल बैंक इज सक्सेसफुल इन स्लोइंग डाउन द इकोनॉमी विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट अ रिसेशन, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन अगर यहाँ पर
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते अगर रिसेशन आ जाता है तो इसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। ऑन द अदर हैंड व्हेन द एक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ब्रिंग अबाउट अ रिसेशन, इसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। तो पहला टर्म हमने देख लिया यील्ड इन्वर्जन, दूसरा हमने देख लिया सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग हो रही है, लेकिन उसकी वजह से अगर रिसेशन आ जाता है तो उसको हार्ड लैंडिंग बोलेंगे, अगर रिसेशन नहीं आता है तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलेंगे। फिर तीसरा टर्म है रिवर्स करेंसी वॉर। अब यूएस यहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। The aggressive raising of interest rate by the Fed is causing more and more investors to rush to put money in the US. अब फॉर एग्जांपल इंडिया से भी जो FPI है वो कैपिटल आउटफ्लोज कर रहे हैं और इंडिया से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। जो इंडिया की करेंसी यहाँ पर लगातार डिप्रिशिएट हो रही है, तो एज सच हम देखें तो करेंसी डिप्रिशिएट होना तो अच्छी बात होती है, क्योंकि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बन जाएंगे। यहाँ तक कि यूएस तो चाइना के ऊपर ब्लेम करता था कि चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो ये नॉर्मल करेंसी वॉर होता है कि जो दूसरी कंट्री वो जानबूझ के अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रही है कि उसके यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट हो, और ऐसा चाइना करता था। तो इन द फेस ऑफ इट दिस शुड मेक अदर कंट्रीज हैप्पी, क्योंकि जो उनकी कंट्री वो वीक हो रही, उनकी करेंसी जो है वो वीक हो रही है, जिसकी वजह से उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो करेंसीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि उनकी करेंसी इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उनको एक्सपोर्ट करना होता है, लेकिन उनको इंपोर्ट भी तो करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें क्रूड ऑयल को इंपोर्ट भी तो करना है। तो अगर हमारी करेंसी ज़्यादा डिप्रिशिएट होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, हमारे लिए फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी करेंसी वो इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो। तो इसको ही रिवर्स करेंसी वॉर बोला गया है, क्योंकि एज सच सारे कंट्रीज़ यही चाहते हैं कि उनकी करेंसी डिप्रिशिएट हो, लेकिन इस सिनेरियो में सारे कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उनकी करेंसी इतना ज़्यादा वीक ना हो, क्योंकि उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस रिवर्स करेंसी वॉर इज दैट अ स्ट्रॉन्गर डॉलर हैज़ एट अ की बेनिफिट इंपोर्टिंग चीपर क्रूड ऑयल, अ करेंसी दैट इज लूजिंग वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि ऑयल को इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से कंट्रीज ऐसा चाह रहे हैं कि उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा यहाँ पर लॉस्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स डिस्कस किए। यील्ड इन्वर्जन, तो यील्ड इन्वर्जन का सिर्फ आपको सिंपल टर्म में पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादा यील्ड होती है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाता है तो इसको बोलते हैं यील्ड इन्वर्जन, और अगर ये रिवर्स हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि रिसेशन आने वाला है। क्लियरिंग सीएम्स फॉरेन ट्रिप्स, तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल को जाना है एक फॉरेन ट्रिप पे, लेकिन इनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, बेसिकली इनको क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो इनका यही कहना है कि इनको क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही। तो एक बार हम मेथड देख लेते हैं कि क्या क्लियरेंस का यहाँ पर प्रोसीजर होता है। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज़ क्वेश्चन व्हाई द सेंटर हैज़ डिलेड द क्लियरेंस ऑफ हिज ट्रिप टू सिंगापुर। तो इनको यहाँ पर वर्ल्ड सिटी समिट अटेंड करने जाना है, जो कि जुलाई 31 से अगस्त 3 तक है। वॉट क्लियरेंस डू चीफ मिनिस्टर्स रिक्वायर, तो क्या चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस चाहिए होती है। तो द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पहले इन्फॉर्म करना होता है, फिर यहाँ से इनको अप्रूवल चाहिए होती है, पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए होती है, और FCRA से भी यहाँ पर क्लियरेंस चाहिए होती है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल क्लियरेंस, तो पॉलिटिकल क्लियरेंस आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। दिस इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को भी किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना है तो उसको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। इसके लिए एक पोर्टल भी बना दिया गया है प्रोसेस को ईज करने के लिए। तो ई पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है epolclearance.government.in। आर एनी अदर क्लियरेंस रिक्वायर्ड, तो हाँ अगर कोई यूनियन मिनिस्टर तो उसे एक एक्स्ट्रा क्लियरेंस लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर से। तो फॉर यूनियन मिनिस्टर्स आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रॉम द MEA एडिशनल क्लियरेंस इज नीडेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कोई यहाँ पर लोकसभा के MP या राज्यसभा के MP जा रहा है तो उसको यहाँ पर अपने जो बेसिकली स्पीकर या चेयरमैन है उससे भी यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये प्रोसीजर ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। व्हाट ड्राफ्ट बिल ऑन रेगुलेटिंग मेडिकल डिवाइसेस सेज एंड व्हाट इट डज नॉट। तो जो बेसिकली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का उसको यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है, और एक नया बिल आ रहा है द ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2022। अब क्यों चेंज करने की ज़रूरत है, क्यों अमेंड करने की ज़रूरत है? तो पहली बात, जो ऑनलाइन फार्मेसीज आपने देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन फार्मेसीज खुल गई हैं, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर रेगुलेट नहीं होती हैं। तो बेसिकली वो हर लॉ के बाहर है। तो नो प्रोविजंस टू रेगुलेट ऑनलाइन फार्मेसीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं। 1940s में एज सच ऑनलाइन फार्मेसीज थी नहीं, तो जब एक्ट बनाया गया तब ये बात कंसिडर ही नहीं की गई कि ऑनलाइन फार्मेसीज भी हो सकती हैं। लेकिन अब जब ऑनलाइन फार्मेसीज हैं तो उनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसीलिए चेंज किया जा रहा है। तो ऑनलाइन फार्मेसीज आर करेंटली वर्किंग completely outside the law. Most of these websites have perhaps a license for a physical shop or storage unit, लेकिन वो यहाँ पर फार्मेसी यूनिट चला रहे हैं। उसके बाद ड्राफ्ट बिल ने यहाँ पर प्रोविजन ये कहा है कि किसी भी क्लिनिकल ट्रायल करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो जो भी उसका लीगल हेयर है या जो भी पार्टिसिपेंट है उसको यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ड्राफ्ट बिल मेक्स प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन टू पार्टिसिपेंट्स और द लीगल हेयर्स फॉर इंजरी और डेथ सफर्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स।
अब क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अभी भी फाइन्स हैं, लेकिन एज सच यहाँ पर जेल का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर जेल का प्रावधान भी इंक्लूड कर दिया गया है तो बेसिकली ये एक डेटरेंट का काम करेगा। तो हाउएवर द प्रोविजंस फॉर इम्प्रिजनमेंट अंडर द ड्राफ्ट बिल माइट एक्ट एज अ डेटरेंट। अब हम आगे चलते हैं। ब्रिटेन डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी बिकॉज ऑफ हीट। तो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा हीट वेव है, अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव है, तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है। यहाँ पर जो रशियन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर जा रहे हैं ईरान में। अब यहाँ पर टर्की भी जा रहा है ईरान में, तो टर्की के प्रेसिडेंट भी ईरान में जा रहे हैं। अब टर्की का ये कहना है कि स्वीडन और यहाँ पर फिनलैंड जो नेटो ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, तो जो टर्की है वो अभी भी इनकी नेटो मेंबरशिप को फ्रीज कर सकता है और इनको नेटो नहीं ज्वाइन करने देगा। अब टर्की को क्या शिकायत है फिनलैंड और स्वीडन से? तो टर्की को सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि जो कुर्ड्स हैं जो कि एक सेपरेट कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं, तो उसमें कुछ एरिया यहाँ पर टर्की का भी है। और ये जो कंट्रीज़ हैं फिनलैंड और स्वीडन, ये यहाँ पर इन कुर्ड्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। तो टर्की को यही प्रॉब्लम है कि आप सेफ हेवन क्यों प्रोवाइड करते हो? अगर हम एक्स्ट्राडिट करने की बात करते हैं तो आप उनको एक्स्ट्राडिशन क्यों नहीं करते उनका? क्योंकि टर्की के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर टेररिस्ट हैं और ये जो कंट्रीज़ है फिनलैंड और स्वीडन, ये टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। तो टर्की की यही प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को ये लोग रिजॉल्व कर देते हैं स्वीडन और फिनलैंड, तब तो टर्की इनको ज्वाइन करने देगा, वरना नहीं देगा। अब हम आगे चलते हैं। पेगासस क्या है? तो पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि इजराइल की फर्म NSO ने बनाया है। फिर हमने कुछ टाइम पहले एक और स्पाईवेयर डिस्कस किया था, तो अगर आपको उसका नाम पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक नया वायरस है जिसका नाम है मार्बर्ग वायरस और ये भी इबोला जैसा ही है। तो मार्बर्ग वायरस अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज सिमिलर टू इबोला। इकॉनमी के पेज पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट पेज पर हमने देखा कि गवर्नमेंट एक कमेटी बना रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और MSP को और ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट पेज पर इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो कि आपको याद रखनी है। फिर G20 की जो 2023 की प्रेसिडेंसी वो इंडिया के पास है और इंडिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि हम उन सिटीज़ में यहाँ पर मीटिंग्स को करवाएं जहाँ से जो इंडिया है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी प्रमोट हो सके। फिर यहाँ पर नए बंगाल गवर्नर हैं ला गणेशन। फिर हमने डिस्कस किया रीडिंग द पॉपुलेशन। तो रीडिंग द पॉपुलेशन में हमें ये तो पता चल रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम है और जो हमारी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। लेकिन एज सच हमारी सारी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो एज सच जो हमारी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो भी डिपेंडेंट में ही कन्वर्ट हो जा रही है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया अनसेबल इन द हाउस। तो यहाँ पर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट में जो नए वर्ड्स को ऐड किया गया है। फिर दिल्ली टू न्यू मिडिल ईस्ट। तो हमने देखा न्यू मिडिल ईस्ट में इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है और USA का ये कहना है कि हम न्यू मिडिल ईस्ट को बिल्कुल भी यहाँ पर अबेंडन करने वाले नहीं हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो मिडिल ईस्ट है वो यहाँ पर रशिया के कैंप में चला जाए या यहाँ पर चाइना के कैंप में चला जाए। तो इंडिया को इस बात से क्या सीखने की ज़रूरत है? इंडिया को ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें मिडिल ईस्ट को रिलीजन के लेंस से नहीं देखना है और जो भी यहाँ पर पोटेंशियल उसको रियलाइज़ करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को अब ऊपर रखता है। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट यहाँ पर इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहा है, इजराइल के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट अब ऊपर दिखते हैं एज कम्पेयर टू कि पैन इस्लामिज्म आइडेंटिटी को वो देखें। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रेफ्यूज इन मिजोरम। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का एक एडवाइसरी आई थी कि चिन रेफ्यूजीज़ को मत आने दो और डिटेक्ट करके डिपोर्ट कर दो, लेकिन यहाँ पर सरकार ने कहा, जो मिज़ोरम की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हमारे इनके साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम इनको डिपोर्ट करेंगे, हम इनको डिपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि इनकी जो ट्राइब है वो यहाँ पर लार्जर 2 ट्राइब से आते हैं और जो रिलीजन है वो भी यहाँ पर सेम है। और एक नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल होता है। नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर जैसे ये रेफ्यूजीज़ हैं, ये म्यांमार से आ रहे हैं, तो जब तक म्यांमार में ये जाकर सेफ़ नहीं हो जाते तब तक आप इनको डिपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो जब तक इनके लिए पूरी तरीके से खतरा ख़त्म नहीं हो जाता आप इनको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो यही नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल है और नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल एज अ कस्टम हर कंट्री को फॉलो करना होता है, भले ही उन्होंने रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन किया हो या नहीं किया हो। फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमने 3 टर्म्स डिस्कस किए जो कि है यील्ड इन्वर्जन, फिर उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग तो कर रहे हो लेकिन आपकी कंट्री में रिसेशन ना आए तो उसको बोलेंगे यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।